सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं चालू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13 आईएमओ क्लास 8 का इनवर्स एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो पिछला वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था चैप्टर नंबर 12 पे, जो था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे। तो वो आप जाके यहाँ पे आई टैब पे देख सकते हो। और चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ दो। एक तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज मान लेते हैं हम, x और y। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर x में इंक्रीज हो रहा है तो y में भी इंक्रीज होगा, x में डिक्रीज हो रहा है तो y में भी डिक्रीज होगा। वैसे ही जैसे हमने लिया x की कोई वन क्वांटिटी में, जैसे x1 अपॉन y1 है तो किसकी इक्वल होगा, x2 अपॉन y2 के। मतलब इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो चेंज होता रहा, बट वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे अगर x बढ़ रहा है तो यहाँ पे y क्या होगा, y यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और x अगर कम हो रहा है तो y इंक्रीज हो जाएगा। तो इधर क्या होता है, जैसे x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो यहाँ पे इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो चलो बिना किसी देरी पे क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। इफ x is to y equals to 2:3 and 2:x equals to 1:2 then the value of y is। तो अब यहाँ पे क्या है, हमको ये पता है कि x अपॉन y लिख सकते हैं, x is to y को इक्वल्स टू 2/3। फिर हमको यहाँ बोल रहे हैं कि 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/2। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x को ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको मैं यहीं पे ले आता हूँ, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, जो x यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 2 x यहाँ आएगा तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 4। तो x 4 आ गया, तो हमको यहाँ से x की वैल्यू पता पड़ गई। तो इस इक्वेशन में हम रखते हैं, तो आ जाएगा 4 अपॉन y इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी, ये y है, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम y को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3/2 इक्वल्स टू y। तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो 6 क्या है, 6y हो जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू y। हमको ये भी पता पड़ गया। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ y। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2। इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एज ईच अदर, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, एंड x इक्वल्स टू 12 वेयर y इक्वल्स टू 10, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 20। तो अब यहाँ पे हमको ये पता है कि ये बोल रहा है x इक्वल्स टू 12 व्हेन y इक्वल्स टू 10। अब हमको ये पता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, मतलब हमेशा इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम x1 को 12 मान लेते हैं, 12 इंटू 10 इक्वल्स टू, और हमको बोल दिया x20 तो y निकालना है, तो 20 y2, तो यहाँ पे 120 इक्वल्स टू 20 y2 इक्वल्स टू 120 अपॉन 20, और फिर आ जाएगा y2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 2 व्हेन y इक्वल्स टू 3 देन फाइंड y व्हेन x इज 6। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और किससे, x स्क्वायर से। हमको x की वैल्यू देख रखी, तो हमको इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ इसका क्या फॉर्मूला होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो हमको दे रखा है कि x1 क्या, अब हमको x स्क्वायर करना, तो यहाँ x की वैल्यू दे रखी, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, और x1 का स्क्वायर, एक्चुअली ये भी x1 ही है। तो अब यहाँ पे 4/3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड y व्हेन x इज 6। अब x 6 है तो हमको x स्क्वायर निकालना है, 36 अपॉन y, क्योंकि हमको x स्क्वायर से डायरेक्टली वेरी करता है। अगर ये x से डायरेक्टली वेरी करता है तो मैं यहाँ पे 6 लिखता और यहाँ पे 2 लिखता। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, y इसको इधर ले जाते हैं, y इक्वल्स टू 36 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ 1/5 is to 1/x equals to 1/x is to 1/125 then the value of x is। यहाँ पे f o की जगह यहाँ पे o f है, o
मिस्टेक हुई टाइपिंग में। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1/5। अब इस टू 1/x है तो इसको भी डिवाइड में लेंगे। 1/x इक्वल्स टू 1/x इज टू 1/125। यहाँ पे x सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ 125 फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म पे चली जाती है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे x/5 इक्वल्स टू 125/x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 5 और 125 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x² इक्वल्स टू 125 इंटू 5। फिर यहाँ पे आ जाएगा x² इक्वल्स टू 625, x इक्वल्स टू √625। तो √625 क्या होता है? 25 होता है। 1 से लेकर 30 के आपको स्क्वायर ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आपको जल्दी कैलकुलेशन करना है। तो x है 25, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 5, x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में, मतलब वापस क्या हो गया, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो अब यहाँ पे when x equals to 12 y equals to 3 which of the following is not a possible pair of corresponding values। मतलब यहाँ पे x equals to 10 होता है तब y equals to 3 होता है, मतलब 12 इंटू 3 क्या है, 36 है। तो जो सेकेंड टर्म है इसको हमने अगर 36 रखा तो ये भी 36 ही आना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल पेयर नहीं है, इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे 4 और 9, 4 इंटू 9 कितना होता है, ये 36 होता है। तो ये तो आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि ये तो पॉसिबल पेयर है। 10 और 3.6, 10 इंटू 3.6 भी 36 होता है, मतलब ये भी पॉसिबल पेयर है। मतलब हमको तो नॉट है पॉसिबल पेयर फाइंड करना है। फिर 72 इंटू 0.5, तो 72 इंटू 0.5 भी 36 ही होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। बचा गया, ये बचा 5 इंटू 6 क्या होता है, 30 होता है, तो ये पॉसिबल पेयर नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इफ a is to b equals to 2 is to 3 and b is to c equals to 4 is to 5 then c is to a equals to। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, a is to b equals to 2 is to 3। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखा, b is to c का प्रोपोर्शन, मतलब b is to c equals to 4 is to 5। अब क्या है, यहाँ पे b कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 और 4 b के प्रोपोर्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, तो फिर इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 12। तो फिर आगे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा a is to b इक्वल्स टू 8 is to 12। मतलब एक ही बात होती है, 2 is to 3 और 8 is to 12 एक ही बात है। मतलब अगर आप इसको 4 से काट दोगे तो वो 2 is to 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर हम ये फाइंड करते हैं b is to c इक्वल्स टू, अब इसको हमको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, तो हो जाएगा 12 is to 15। तो ये आ गया हमारा। अब दोनों b का प्रोपोर्शन क्या है, 12 है, तो हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a is to b is to c इक्वल्स टू, अब a क्या है 8 है, b क्या है 12 है और c क्या है 15 है, तो हो जाएगा 8 is to 12 is to 15। तो ये हमारा प्रोपोर्शन आ गया। अब हमसे पूछते हैं c is to a is equal to, तो हमको क्या फाइंड करना है, c is to a, c की वैल्यू क्या है 15, a की वैल्यू क्या है 8, तो आ जाएगा इक्वल्स टू 15 is to 8। तो 15 is to 8 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन x इक्वल्स टू 2, 7, 11 और ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, y इक्वल्स टू 8, 28, 44 देन x एंड y आर इन। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में, या प्रोपोर्शन में ही नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, 2 और 8 को और 7 और 28 को, और सेम वैल्यू आएगी, तो फिर ये किस में होंगे, डिवीजन करते हैं तब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और अगर इन 2 इंटू 8 7 इंटू 28 के इक्वल है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। और अगर ऐसा दोनों में से कुछ नहीं होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, और डी तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें से ही कुछ होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये बड़ी वाली होती है, इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं। 8/2 क्या होता है, 4 होता है। फिर हम क्या करेंगे, 28/7 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 4 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 44/11, ये भी कितना आएगा, ये भी 4 आएगा। तो हमको पता पड़ गया कि ये सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर इनको चेंज करके कोई और टर्म्स दे दी तो हम क्या करेंगे, वापस इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर तीनों सेम नहीं आते तो फिर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे।
फिर अगर वो सेम आ जाते तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, और अगर दोनों ही कुछ नहीं होता तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, देन अगर x और y टू क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली वेरी करती है ईच अदर, तो फिर उन दोनों का डिवीजन कांस्टेंट रहता है। मतलब एक तरह से जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, 44/11 इक्वल्स टू 4 आ रहा था, 28/7 भी 4 आ रहा था, तो उनका क्या रहता है, डिवीजन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो x बाय y रिमेन्स कांस्टेंट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 56 men can do a piece of work in 42 days. How many men will do the same work in 14 days? तो यहाँ पे बोल रहे हैं 56 men है जो एक काम 42 डेज में करते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि अगर ज्यादा लोग एक काम को करेंगे तो काम जल्दी होगा, और कम लोग एक काम को करेंगे तो काम करने में टाइम लगेगा। तो फिर ये किस कौन से प्रोपोर्शन में हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन में हुआ। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम ये करेंगे 56 इंटू 42 इक्वल्स टू 14x, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है, मतलब हम हमारे फॉर्मूला था, एक्चुअली इसको y कर देते हैं, y2 कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला था x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो हमने वैल्यूज रख दी। तो अब क्या करेंगे, हम 14 को डिवीजन में ले आएंगे, y2 इक्वल्स टू 56 इंटू 42 डिवाइड बाय 14। 14 42 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर 56 इंटू 3, इसका आंसर आ जाएगा 56 इंटू 3 कितना होता है, 168। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, एन एजेंट रिसीव्स अ कमीशन ऑफ ₹73 ऑन सेल्स ऑफ ₹1000, द कमीशन ही विल गेट ऑन सेल्स ऑफ ₹100 इज। अब यहाँ पे एक एजेंट है, उसको कमीशन मिलता है ₹73 का 1000 रुपीज की चीज को सेल करने के बाद, और फिर ये इससे पूछ रहे हैं कि अगर 100 रुपीज की चीज बचेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा। तो फिर हमको ये पता है कि जितना ज्यादा का वो बेचेगा उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा, जितना कम कम प्राइस का वो बेचेगा उतना कम उसको पर कमीशन मिलेगा। तो वो कौन से प्रोपोर्शन में हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि एक चीज बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। तो इसका क्या होता है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। तो अब यहाँ पे 1000/73 इक्वल्स टू 100/x, मतलब एक्चुअली इसको y2 ही लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो y2 इक्वल्स टू 100/1000 इंटू 73। अब यहाँ पे 20 से 20 कट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 इक्वल्स टू 73/10। तो y2 क्या आ गया, 7.3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये चैप्टर 13 का वीडियो क्वेश्चन 1 से 10 का है, क्योंकि आज 30 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो मैं आज 30 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनका एग्जाम 31 अक्टूबर को है उनको एक और वीडियो देखने को मिल जाए। नहीं तो मैं क्वेश्चन 1 से 20 का ही डालता, क्योंकि ये थोड़ा छोटा चैप्टर है। सो जिनका भी एग्जाम 31 अक्टूबर को है उनको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे IIMO के, तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस देखने तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।